जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जय में। अब जो हम इसके पहले कुछ सिविक्स का क्वेश्चंस को अपलोड किया था और इसके बाद जस्ट हम अभी एक वीडियो आपके सामने इतिहास का लेकर के आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम कल जो है 20 मार्च 2023 उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इस वीडियो को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं और आप लोग एक बार जल्दी से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले जैसे आता है चर्चा करने के लिए कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी या फिर काउंट कैमिलो दी कावर, इस दोनों पे एक सवाल देखने को मिलता है। तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी क्या, ये कौन थे, तो इसके विषय में हम लोग जल्दी देख लेते हैं। तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी कौन थे? ये एक इटली के राष्ट्रवाद का एक मसीहा थे और उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखिएगा कि इटली का एक राष्ट्रवाद का मसीहा थे और उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी और उन्होंने इटली के नवनिर्माण में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसलिए उन्होंने इटली के एकता और युवा शक्ति पर उसको अत्यधिक विश्वास था और वो एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ दूरदर्शी राजनेता भी थे। मतलब वो एक दार्शनिक भी थे, राजनेता भी थे। दूरदर्शी राजनेता से तात्पर्य दूर को सोचने वाले राजनेता थे। इसलिए उन्होंने एकता, स्वतंत्रता और कल्याण समानता जैसे विश्वास के आधार पर इटली के एकीकरण को बल दिया। वो चाहते थे कि इटली में एकता की भावना उत्पन्न हो, स्वतंत्रता आए, कल्याण की भावना सब में आए और सब में इक्वालिटी यानी समानता आए। इसलिए उसके विश्वास के आधार पर इटली को उन्होंने एकीकरण करने पे बल दिया था और फाइनली उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से एक बार देख लोगे और इसको कर लेना, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके नेक्स्ट जो है काउंट कैमिलो दी कावर, इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इटली के स्वतंत्रता संग्राम का द्वितीय चरण को सफल बनाने वाला जो व्यक्ति था वो था काउंट कैमिलो दी कावर। फर्स्ट में आपका था ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड द्वितीय चरण को जो सफल बनाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो था काउंट कैमिलो दी कावर। तो इसलिए इटली के जो एकीकरण होता है तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के बाद किसका नाम आता है? तो काउंट कैमिलो दी कावर का नाम आता है। तो इमैनुअल जो द्वितीय नाम सुने होंगे, इमैनुअल, उन्होंने 1852 ईस्वी में कावर को सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इसको प्रधानमंत्री बनाया था कब? ईस्वी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है 1852 ईस्वी को इमैनुअल ने बनवाया था इसको, ठीक है। किसको? काउंट कैमिलो दी कावर को कहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया था? सार्डिनिया पिडमोंट का, ठीक है। वह एक महान देशभक्त भी थे, विचारक भी थे और पत्रकार भी थे। देखिए, देशभक्त था, विचारक था, पत्रकार भी था और इसलिए इटली की समस्या को चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे करके यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि अगर इटली की समस्या को हम इंटरनेशनल न्यूज बना देंगे तो इससे क्या होगा कि यूरोपीय कंट्री इसका समर्थन में आ जाएगी और इटली का एकीकरण संभव हो पाएगा। इसलिए काबूल यह जानता था कि इटली का एकीकरण जो है इसी के राज्य के नेतृत्व में संभव हो सकता है। तो उन्होंने अपने आर्थिक उन्नति के लिए व्यापार, वाणिज्य, कारखानों, रेलों, सड़कों और नहरों का विस्तार किया। देखिए, अपने देश का अब डेवलप करने के लिए थोड़ा सा और इनकम आए, आर्थिक उन्नति हो, इसलिए उन्होंने नहर बनाया, व्यापार किया, वाणिज्य, कारखानों, सड़क, रेल और ये सभी कुछ चीज़ों का क्या किया? विस्तार किया। और उन्होंने चर्च की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। आप लोग जानते होंगे चर्च पहले पादरी लोग जो था उसका एकाधिकार था, तो उसके शक्ति पर इन्होंने पाबंदी लगा दिया था, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। अब एकाधिकार एक तरफ नहीं रहेगा, अब सब में अधिकार जो है वो समानता आएगी। साथ ही उन्होंने क्या किया? शिक्षा के विकास के लिए भी कृषि उन्नति किया, सेना का सुधार का भी उन्होंने कई प्रयास किया और इस तरीका से सेना को सुधार करने के बाद पिडमोंट का वो एक आधुनिक राज्य बना दिया। सार्डिनिया पिडमोंट को उन्होंने एक आधुनिक राज्य बना दिया। और ऑस्ट्रिया की इटली, तो इस तरीका से क्या होता है कि ऑस्ट्रिया की इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो थी वो इटली को एकीकरण होना देने नहीं चाहती थी, वो उसके लिए बाधक का काम कर रही थी। इसलिए काउर जो था कूटनीतिक चाल चला, ठीक है। और उन्होंने कूटनीतिक चाल के द्वारा लोबांडी, मार्डेव, फार्मा
और टस्कनी राज्य ये सभी को स्वतंत्र होते गया उसके कूटनीतिक चाल के द्वारा, और सार्डिनिया में सभी को क्या करता है, मिला लेता है। और मिलाने के बाद उसके इसी प्रयास से जो था आपका इटली का एकीकरण संभव हो जाता है। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। देखिए फ्रांस में जब क्रांति आती है ना, तो वहाँ के क्रांतिकारी लोग जो था अपना सामूहिक पहचान बनाने का प्रयास कर रहा था। तो उसके लिए क्रांतिकारी ने कुछ कुछ कदम उठाया था, कुछ कुछ नया चीज बदलाव किया था। क्या क्या किया था उसको समझ लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछने को मिलता है ये क्वेश्चन। फ्रांसीसी लोगों के बीच एक बार छोड़ता है तो अगला बार देता है, ठीक है, एक साल गैप करता है तो नेक्स्ट साल जरूर देता ही है, नेक्स्ट ईयर। तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझ लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी को जो लोग थे वो सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्या क्या कदम उठाया था। पहला था कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब वहाँ पे फ्रांसीसी लोग, क्रांतिकारी जो लोग थे, वो चाहते थे पितृभूमि, मतलब पितृभूमि और मातृभूमि समझ रहे होंगे, जैसे हमारे देश में पितृभूमि चलता है, पिता की प्रधानता चलती है, और तो उसी तरह वहाँ भी पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार, मतलब हम भी एक नागरिक है, अगर वो फ्रांस के हैं तो हम भी फ्रांस के एक नागरिक है। और इस विचार पर उन्होंने एक बल दिया और संविधान के अंतर्गत उसको अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। पहले जो भी तिरंगा झंडा होगा वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज, उसको चेंज कर दिया गया और उसके जगह नया राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, ठीक है, नया फ्रांसीसी झंडा जो है क्या, तिरंगा चुना गया, और जिन्होंने पहले की राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा पॉइंट है कि स्टेट जनरल का चुनाव जो है सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहले स्टेट जनरल का चुनाव जो था वो खास लोग ही करते थे, जैसे पादरी लोग थे, है ना, चर्च वाले लोग, वो सभी करते थे। लेकिन अब उसको क्या किया जाने लगा, सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा, मतलब अब सब नागरिक करेगा। ऐसा नहीं कि कोई खास विशेष लोग ही करता था, वैसा नहीं करेगा, ठीक है, सभी नागरिक लोग मिलकर करेगा। और फिर उसका नाम बदल दिया, स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई स्तुतियां रची गई, स्तुतियां हो गई यहाँ पे, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब जो है राष्ट्र के नाम होता है, ठीक है। नई स्तुतियां रची जाती है, शपथ ली जाती है, शहीदों के नाम पे गुणगान किया जाता है, और ये सब जितना कार्य हुआ सब राष्ट्र के नाम होता है। और तो और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए। मतलब जितना भी उस जगह पे फ्रांस में जितने भी रह रहे थे लोगों, सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था किया गया, एक समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। फिर था कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। जैसे पहले क्या था कि कोई अगर व्यापार करने के लिए जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसको अलग से टैक्स लगती थी, तो जो आने या जाने के लिए टैक्स लगती थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और नापने और तोलने के लिए एक तरह की समान व्यवस्था लागू की गई। नाप तोल का पहले जो कहीं अगर जाते हैं तो कहीं दूसरा नाप तोलने का, कहीं सेर पे तोला जाता था, कहीं किलो पे, कहीं कुछ भी और जगह टोकरी से नापा जाता था, कहीं मतलब नापने तोलने का अलग अलग प्रणाली था। तो उसको हटा करके एक समान नापने तोलने का व्यवस्था जो है वो लागू किया गया। सबसे पहले नापने तोलने की व्यवस्था फ्रांस में ही की गई है। जैसे आप अगर इंडिया में है तो दिल्ली में लीजिएगा 1 kg, वही चीज़ आपका रांची में भी 1 kg इक्वल ही होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगला है क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर पेरिस की फ्रेंच भाषा ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हुई। पहले क्षेत्रीय भाषा जो था वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब उसको हटा करके क्या किया गया, फ्रेंच भाषा को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया गया। तो ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्या क्या कदम उठाया था, ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मारियान और जर्मेनिया कौन थे। मारियान और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। देखिए मेन 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है।
वहाँ के कलाकार जो थे फ्रांस के क्रांति के दौरान, वहाँ के कलाकार, वो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र, 3 वर्ड याद रखिएगा, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र, इसके विचार को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। उसमें से पहला नारी रूपक जो था वो था मारियान। तो नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में किया, ठीक है। और फ्रांस के लोगों ने उसका ईसाई नाम दिया मारियान। कब किया था? 19वीं शताब्दी में, और उसका नाम क्या दिया? मारियान। और उनके जिसने राष्ट्र के विचारों को रेखांकित करता, मतलब कि राष्ट्र में क्या क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, ये सभी विचारों को वो रेखांकित करते हैं। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। अब देखिए क्या क्या उनके पास था। लाल टोपी था मारियान के पास, तिरंगा और कलगी। लाल टोपी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ये सभी उसके चिन्ह थे। और मारियान जो प्रतिमा थी उसको सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई, ताकि कोई भी जनता या आदमी कोई भी इधर उधर आए तो अगर सार्वजनिक चौराहे पे देखेगा तो वो राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसकी याद आते रहेगी, लोगों का मारियान पे विश्वास बना रहेगा, इसलिए उसको सार्वजनिक चौराहे पर लगाया भी गया था। और इतना ही नहीं, मारियान को जो है उसको सिक्कों और डाक टिकटों पर भी इसको अंकित किया गया था, उसकी छवि को, मारियान की छवि को सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। तो ये था मारियान। एक है जर्मेनिया, दूसरा जर्मेनिया सेम इसी तरीका का था, वो जर्मनी का राष्ट्र का रूपक बन गया था। और उन्होंने चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। बलूत वृक्ष, बलूत जो है जर्मनी का एक काफी बोला जाता है कि वीरता का प्रतीक माना जाता है जर्मनी का। तो उन्होंने जर्मनी का जो बलूत वृक्ष है उसके पत्ता को पहना, मुकुट पहना है। और उसमें जर्मनिया की तलवार पर जर्मन राइन जर्मन की रक्षा करती है, जर्मन राइन जर्मन की रक्षा करती, वो चीज़ें अंकित की गई है। और ये भी स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। मतलब चाहे आपका मारियान है चाहे जर्मेनिया है, दोनों मिलता जुलता लगभग है। मारियान आपका फ्रांस का है और जर्मेनिया आपका जर्मनी का है, ठीक है। मारियान में लाल टोपी थी, तिरंगा थी और कलगी थी। जर्मेनिया में क्या थी? बलूत के वृक्ष को पहनता है और जर्मन एक तलवार लेकर के खड़ा रहती है जो जर्मन राइन की रक्षा करती है। तो ये चीज़ें लिख देना, ये भी राष्ट्रभक्त को प्रदर्शित करता है, ये भी राष्ट्रभक्त को, राष्ट्रवाद, ये भी राष्ट्रवाद, ठीक है। अगला आते हम लोग हैं, ये 5-6 क्वेश्चन जो आज हम बताएंगे, 8-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास, ये 10 क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी यहीं से इम्पोर्टेंट है और काफ़ी, मतलब इतना देख लीजिएगा तो काफ़ी है। इतना ही में से आपको लगभग सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आपका एक पूछता है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया चाहे इटली एकीकरण की प्रक्रिया, ये दोनों क्वेश्चन में एक आता है, ठीक है। जर्मन एकीकरण या फिर इटली एकीकरण। इटली एकीकरण तो उसमें हमने बता दिया कि जो काउंट कैमिलो दी काउर था, है ना, उसके बाद कौन था? काउंट कैमिलो काउर, जोसेफ मैथ्यूनी के बाद काउंट कैमिलो दी काउर था, वो चीज़ें तो मैंने बता दिया, उसी में था इटली का एकीकरण। जर्मन एकीकरण का प्रक्रिया का थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जब राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों का विकास हुआ। मतलब जैसे जैसे फ्रांस हो गया, पहले आज़ाद हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई, तो उसके बाद जर्मनी में भी कुछ समय के बाद होती है, और वहाँ भी जो है मांग चलने लगता है कि नहीं, वहाँ भी संविधान होना चाहिए, वहाँ भी प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, ये सभी का मांग भी वहाँ पे पनपने लगा। तो जर्मन लोगों ने 1848 ईस्वी से पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। मतलब कहा जाए तो 1848 ईस्वी के पहले भी वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना जाग चुकी थी। और ये भावना जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में अधिक थी, ठीक है। अमीर लोगों में उतना नहीं थे क्योंकि उनका तो छीन जाता, लेकिन मध्यम वर्गीय जो थे वो सबसे ज़्यादा था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारा एक नया राष्ट्र बनेगा, हमारा कल्याण होगा। इसलिए अगला पॉइंट है कि 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। देखिए 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ जो है विभिन्न इलाकों को जोड़ दिया। जैसे भारत में विभिन्न इलाकों को, छोटे छोटे प्रांतों को जोड़ करके एक बड़ा सा देश बनाया गया, बड़ा सा संघ बनाया गया, तो उसी तरह वहाँ पे अलग अलग निर्वाचित संसद था, सबको एक साथ जोड़ करके एक बड़ा सा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। इसलिए उसको जो है राजशाही और फौजी ताकतों के बीच कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, टक्कर का सामना करना पड़ता है।
तो पर्सा का जो प्रधानमंत्री था ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद लेता है और कमान संभालता है, नेतृत्व को संभालता है। पर्सा का प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क नाम था, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो पर्सा का जो प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क था, वो पर्सा की जो सेना थी उसको अपने हाथ में ले लेता है, नौकरशाही की मदद लेता है और नेतृत्व को संभालता है, और कंटिन्यू 7 साल तक वो युद्ध करता है। देखिए 7 साल तक किससे किससे, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से और डेनमार्क से, इन तीनों देशों से 3 युद्ध लड़ता है 7 साल तक, और फाइनली पर्सा की जीत हो जाती है। तो इस तरीका से जर्मनी का एकीकरण का जो है प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और फाइनली 18 जनवरी 1831 में 18 जनवरी 1871 में वायसराय होगा यहाँ पे, वायसराय और पर्सा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग वीडियो पॉज कर करके भी देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट है कि नेपोलियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, या अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किया था। तो नेपोलियन से रिलेटेड, तो नेपोलियन से मेन जो है, नेपोलियन का 4-5 पॉइंट लिख लीजिएगा ना, कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन के हाथ में जब उसका विशाल क्षेत्र आता है, यानी फ्रांस का क्षेत्र आता है, तो उन्होंने बहुत सारे उसको सुधार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं और अपने शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ कुछ काम किए हैं, तो उसके हम लोग समझते हैं। जो उन्होंने संहिता बनाई थी, एक नियम संहिता कानून बनाए थे, उसको नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। और इस संहिता के माध्यम से वो क्या क्या सुधार करते हैं समझते हैं। पहला पॉइंट है कि नेपोलियन ने सामंतों के जन्म से अधिकार समाप्त कर दिए। मतलब अभी बताए थे, जो सामंत लोग था, ठीक है, जैसे पादरी लोग, चर्च लोग, उन लोगों को जन्म से अधिकार प्राप्त था, उसको कोई टैक्स नहीं लगता था। टैक्स केवल मध्यम वर्गीय और निम्न जो मजदूर वर्ग के थे उसको टैक्स लगता था। तो उसमें से क्या क्या जो उनको टैक्स नहीं लगता था, जन्म से अधिकार उनको प्राप्त था कि कोई टैक्स नहीं देना, वो समाप्त कर दिया। मैंने जन्म से प्राप्त अधिकार को समाप्त कर दिया। किसका? सामंतों का, सामंतों होगा। फिर है संचार और यातायात की समान व्यवस्था लागू करता है। नाप तोल की समान व्यवस्था लागू की थी। नेपोलियन ऐसा था जो नाप तोल का सबसे पहले समान व्यवस्था लागू किया था। इससे लोगों को आने जाने, नापने तोलने, सामान खरीदने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है, ठीक है। और किसानों और भूदास्तों की जागीरदारी शुल्कों से भी क्या करता है, मुक्त करता है। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए, ठीक है, पैसा देश में अच्छा सा है, विकसित हो, आर्थिक उन्नति हो, इसके लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है। इतना ही नहीं, शिक्षा के विकास के लिए भी उन्होंने पेरिस में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है, और आपका अस्पताल का भी निर्माण करता है, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोलता है। तो ये सभी इसका काम था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रोलेट एक्ट तो आप लोग जानते होंगे, तो ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? असहयोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लेता है। तो पूरे जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में इसे वापस लेने का फैसला ले लिया था, ठीक है, 1922 ईस्वी में। क्यों वापस लेने का फैसला ले लिया? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा और शांति का पुजारी थे, ठीक है, सत्य का साथ देते थे, अहिंसा थे, शांति का पुजारी थे। लेकिन क्या हुआ था ना कि जो चौरा चौरी कांड हुआ था, है ना, जगह नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे जो सभा चल रही थी, भीड़ चल रही थी, आंदोलन चल रही थी, वो पूरा गुस्सा गए थे। और इसके महात्मा गांधी के साथ जो जितने भी भीड़ थे, वो चौरा चौरी के जो पुलिस थाना था वहाँ पर पे आग लगा दिया था और 22 सिपाहियों को मार डाला था। मतलब थाना में ही आग जला दिया, 22 सिपाहियों को मार दिया। इससे पूरा अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ इंटरनेशनल न्यूज बन चुका था। तो गांधी जी जो है परेशान हो गए और उसको लगने लगा था कि अब यहाँ के लोग रुकेंगे नहीं, शांत रहेंगे नहीं, इसलिए एक ही उपाय है कि अब इस आंदोलन को वापस ले लिया जाए। दूसरा है कि महात्मा गांधी सोचने लगे थे कि अगर हिंसक हो गया, अगर लोग ज़्यादा हिंसक हो गया तो अंग्रेजी सरकार और भी ज़्यादा भड़क जाएगा, और जब और भी भड़क जाएगा अंग्रेजी सरकार तो आतंक का माहौल पूरा स्थापित हो जाएगा। जब आतंक का माहौल स्थापित होगा तो ऐसे में सैकड़ों निर्दोष लोग जो है वो मारे जाएंगे, ठीक है, और देश तो
जो जल्दी आज़ाद होगा वो और लेट से आज़ाद होगा। तो इसलिए उन्होंने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप लोग जानते होंगे, देख लीजिएगा। अमृतसर में जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ये तो जानते ही होंगे जलियांवाला बाग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ था जलियांवाला बाग की रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हो चुके थे, और इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो बैसाखी का दिन था, ठीक है, बैसाखी पर्व था अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग अमृतसर का जो एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पे लोग सभा का नियोजन किया था, आयोजन किया था, मतलब शांतिपूर्ण से सरकार का विरोध कर रहा था, अंग्रेजी सरकार का, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके विरोध में, और रॉलेट एक्ट का भी जो कानून आया था सारा का लगभग मतलब भारतीयों के लिए एक धब्बा था, ठीक है, प्रेशर था। तो उसके विरोध के लिए सत्यपाल और सैफुद्दीन और किचलू सारे कोई को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी पर्व था अमृतसर में, है ना। तो अमृतसर का जो एक जगह था जलियांवाला बाग, वहाँ पे भीड़ जो है सभा चल रहा था। तो अंग्रेजी सरकार जो थे जनरल डायर, उन्होंने इस सभा का अवैध घोषित कर दिया था और उन्होंने गोली चलाने का आदेश भी दिया था। गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे वहाँ के सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, और सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। तो इस हत्याकांड के बाद जो अंग्रेज सरकार जो है एक आयोग बनाता है, जिसमें उस आयोग की रिपोर्ट में क्या होता है ना कि जनरल डायर को बहुत सारा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो भारतीयों को मारा था, अंग्रेज के लिए तो अच्छा कार्य किया था, तो उसको और भी ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसलिए महात्मा गांधी इससे असहाय हो जाते हैं, और असहाय होने के कारण ही उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला ले लिया। इसको देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये उतना नहीं है। उसके बाद महामंदी भी थोड़ा देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है महामंदी कारणों की व्याख्या करें। देखिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको जल्दी से एक बार देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जल्दी जल्दी इसको वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखने को मिलेंगे। महामंदी के क्या कारण थे? तो महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में होता है। उसके निम्नलिखित कारण थे। क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध, जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध होता है ना 1914 ईस्वी में, तो अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता के रूप में उभरता है, और पूंजी उत्पादन और उपभोग में पूंजी के देश के बाहर प्रभाव के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गया। मतलब समझिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 खत्म हो गया, सारा देश झड़ पड़ जाता है, पूरी तरह से कंगाल हो जाता है, लेकिन अमेरिका तो रिचेस्ट कंट्री होता है, इसलिए वो सबको कर्ज देता है ना, और इस कारण से वहाँ पे कर्ज देता है तो पूंजी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसके पास, इस कारण से पूरी अर्थव्यवस्था में उछाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये कृषि उत्पादन अब ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, तो क्या होता है कि उसका, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो उसका दाम गिर जाता है, ठीक है, और जब गिर जाता है तो किसान जो है अब बेचने नहीं लगेगा। जैसे टमाटर मान के चले, अभी कम उत्पादन होता है 70-80 रुपये केजी बिकता है, लेकिन वही मार्केट में जब टमाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 2 रुपये 5 रुपये केजी तक हो जाता है। तो इससे किसान क्या हो जाते हैं, कर्ज में चले जाते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा घाटा होने लगता है। इसलिए यहाँ भी जब ज़्यादा उछाल उत्पन्न हो गया, मार्केट में ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो कृषि उत्पादन का दाम जो है नीचे गिर जाता है, और किसान जो है काफ़ी घाटे में चले जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, और इससे जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था, है ना, वहाँ का बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी धाराशायी हो जाती है। अब इस पे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो अमेरिका पे निर्भर थे दूसरे देश, जो इसके पूंजी पर निर्भर थे, यानी कि जो कर्ज ले रहे थे इस पे, तो अमेरिका खुद डूब चुका, अर्थव्यवस्था खराब हो गया, उसका धाराशायी हो गया। तो अब दूसरे देश को वो कहाँ से कर्ज दे पाएगा, वो तो दूसरे को नहीं दे पाएगा। इस कारण से अमेरिका पे जो रिलेटेड थे, डिपेंड थे जो देश, वो देश को भी इसका अर्थव्यवस्था जो ठप हुआ उसका झेलना पड़ा। किसको? जो इस देश पे निर्भर थे उसको भी काफ़ी इसका सामना करना पड़ा, और इस कारण से अमेरिका में फैला, तो धीरे धीरे ये पूरे जो अमेरिका पे डिपेंड थे वो सभी देशों में भी महामंदी फैल जाती है, और इस तरीक़ा से पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं तो आर्थिक महामंदी छा जाती है, और विश्व बाजार में इसका क्या हो जाता है, यूएसए निवेश के हट जाने से महामंदी फैल गई। कुल मिलाकर के इसको अगर हम समझा जाए तो अमेरिका जो था सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया था, वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा पैसा भी देता था, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ ही उछाल इतना आ गया कि कृषि का जितना फसल
यथा उत्पादन था सब नीचे हो जाता है, घाटा में चला जाता है। तो इसका जब घाटा चला जाता है तो अब अमेरिका पे जो देश थे, दूसरे देश डिपेंड थे, अब वो तो अमेरिका कर्ज नहीं दे पाएगा। तो इस कारण से दूसरे देश भी, उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि वो कर्ज ले लेकर के अमेरिका से लेता था और अपने देश में काम करता था। जब अमेरिका ही नहीं दे पा रहा तो उस देश को भी और कर्जा हो गया। तो पता चला कि अमेरिका में वहाँ मंदी फैल गया। तो इस कारण से धीरे धीरे और देश में भी मंदी फैल गया, और जब ये समूचे क्षेत्र में फैल गया तो इसको बोला जाता है कि महामंदी फैल गया। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जो भी घरेलू बाजार होता है ना, घरेलू बाजार, उसको विदेश के बाजार में व्यापार के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, श्रम के माध्यम से जो है ना, या सेवाओं के माध्यम से समन्वय स्थापित करना। मतलब आप जो चीजें घर में बनाते हो उसको अगर इंटरनेशनल तौर पर एक नया पहचान देते हैं, चाहे श्रम के माध्यम से, चाहे आप जॉब के लिए जाते हो, व्यापार के उद्देश्य से जाते हो, या किसी अन्य उद्देश्य से, और वहाँ के देश से अपना अगर समन्वय स्थापित करते हैं, तालमेल स्थापित करते हैं, तो वही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इस तरीका से ये कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन और है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम कपड़ों को आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए क्या क्या किया था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो भारतीय बुनकरों से सूती कपड़ा और रेशम का कपड़ा को वो उत्पादन ज़्यादा करवाता था। इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया था, या फिर इसका स्टेप से भी आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति किया था। ये दोनों क्वेश्चन कोई भी आएगा, एक ही उत्तर होगा, समझ लेना। तो उन्होंने भारतीय बुनकरों को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले कच्ची माल खरीदने के लिए भारतीय बुनकरों को कर्ज दिया। क्योंकि भारतीय लोग गरीब होते थे, काफ़ी गरीब होते थे, तो उनको क्या किया, कर्ज देता है, और इस तरीका से बुनकर जो अस्थायी रूप से उसके कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। यानी अंग्रेज धीरे धीरे उसको सूद पे देता है कर्ज, और इतना सूद हो जाता है कि भारतीय लोग फंस जाते हैं उसके कर्ज के जाल में। फिर क्या किया, जो अंग्रेज कंपनी था, है ना, उन्होंने गुमास्त की नियुक्ति कर देता है। और गुमास्त की नियुक्ति वो क्या करता है कि देखता है कि ये लोग जो है उत्पादन ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है बुनकरों पर, है ना। बुनकर जो बनाते थे रेशम का कपड़ा, तो उसको निगरानी करने के लिए गुमास्त की नियुक्ति करता है। और गुमास्त को लोग पेमेंट भी देते थे, और गुमास्त लोग ये भी देखता था कि कहीं ये जो भारतीय बुनकर जो है किसी अन्य यूरोपीय कंपनी के लिए तो काम नहीं कर रहा है। इस तरीका से बात को समझ पा रहे हैं ना, कि मतलब जैसे भारतीय लोग कर्ज में तो हर जगह तो काम करना ही चाहेगा, एक जगह से तो प्रॉफिट होगा नहीं। तो अंग्रेज लोग था गुमास्त की नियुक्ति कर दिया, और गुमास्त की नियुक्ति करने से उन्होंने ये देखता था, अंग्रेज लोग ये देखता था कि कहीं ये जो भारतीय बुनकर लोग हैं हमारी कंपनी के साथ साथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ किसी अन्य यूरोपीय कंट्री के लिए तो काम नहीं कर रहा है, इसलिए गुमास्त की नियुक्ति किया था। बात समझ में आ गई होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक और क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी विरोध क्यों कर रहे थे? बहुत सारे मजदूर स्पेनिंग जेनी विरोध क्यों कर रहे थे? देखिए, स्पेनिंग जेनी जो था ना, वो सूत काटने का मशीन था। ठीक है, सूत काटने का मशीन था, जो उसमें एक पहिया में अनेक तकलियाँ लगी होती थी। जैसे समझिए, एक मजदूर मान के चलिए किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, लेकिन वो क्या था ना, स्पेनिंग जेनी मशीन जो था सूत काटता था, वो घंटा भर में ही 4-5 मजदूर का काम अकेले कर लेता था। तो ऐसे में क्या होगा कि मजदूर लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। जब बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका विरोध करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अभी आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, किसी डोभा या तालाब का निर्माण होता है तो मजदूर लोग लगते हैं तो साल भर लग जाता है बनने में, लेकिन अगर वही जेसीबी लगा दिया जाता है तो देखते हैं 1 महीने में फिनिश कर देता है, 1 सप्ताह भी नहीं लगता है। तो वैसे ही स्पेनिंग जेनी जो था सूत काटने वाला मशीन था, तो उसमें मजदूर करते थे, बहुत सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन अब उसके जगह मशीन आ गया तो सारे मजदूर का काम अकेले कर लेता था। तकलियाँ, बहुत सारे तकलियों के अकेले घुमा लेता था। ठीक है, तकली पहिया में तकलियाँ लगी होती थी और घुमाती थी, और मजदूरों का काम करना पड़ता था। लेकिन ये क्या है, स्पेनिंग जेनी आ जाने से सारे लोग का क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, और बेरोजगारी के कारण ये लोग जो है स्पेनिंग जेनी का विरोध करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि यहाँ की महिला भी जो थी स्पेनिंग जेनी पर हमला कर देती है। यही कारण है बेरोजगारी छाने के कारण। आपका ये क्वेश्चन आएगा, स्पेनिंग जेनी का विरोध क्यों किया, या फिर ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पेनिंग जेनी पर हमला क्यों किया। सेम है, बेरोजगारी मेन है, बेरोजगारी। क्योंकि स्पेनिंग जेनी जो है महिला पहले या पुरुष थे, पहले काम करते थे, है ना, लेकिन 10-12 का मजदूर के बराबर अकेले स्पेनिंग जेनी काम कर रहा है, क्या करेगा, ये लोग में बेरोजगारी छाएगी। और बेरोजगारी छाएगी
इन लोग को जॉब चला जाएगा तो बेरोजगारी छाएगी, जब बेरोजगारी छाएगी तो ये लोग विरोध करेगा। तो फाइनली विरोध किया महिलाओं ने, और एक ऐसा समय आया कि स्पिनिंग जेनी जो मशीन था उस पर डायरेक्ट हमला कर दिया। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जब स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल उन उद्योगों में होने लगा तो बहुत सारे औरतें जो हाथ से बुनाई करती थी वो बेरोजगार हो जाती है। ठीक है, और इस कारण से महिला ने स्पिनिंग जेनी पे हमला कर देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं जितना क्वेश्चन अभी बताया आप जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है, आज के लिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही करते। एक बार जरूर यहाँ से क्वेश्चन दे करके जाइएगा, कल 20 मार्च 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।